हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों को शुरू करने से पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना के एक साथ 3 माह की राशि हाल ही में ट्रांसफर कर दिए गए। हालांकि कई लाभुक भी हैं जिन्हें विभिन्न कारणों से अब तक अपनी बकाया राशि नहीं मिल सकी है। अब ऐसी महिलाएं पैसे पाने के लिए कभी बैंक तो कभी ब्लॉक के चक्कर काटने को विवश है। जिला प्रशासन की माने तो राशन कार्ड में कई छोटी मोटी गलतियों की वजह से ये पैसा अटका हुआ है। इसलिए इधर उधर भागने की बजाय आप एक बार अपने राशन कार्ड की जांच जरूर कर लें। दस्तावेज में हो सकती है ये समस्याएं। मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राशन कार्ड में आपका सही नाम अवश्य होना चाहिए। इसलिए अगर आप भी मैया सम्मान योजना का पैसा न मिलने के कारण ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं तो एक बार यह जरूर देख लें कि आपका नाम राशन कार्ड में सही लिखा हुआ है या नहीं। प्रशासन ने यह भी बताया है कि राशन कार्ड का KYC न होने के कारण भी कई लोगों का पैसा रुक गया है, इसलिए इसकी भी जांच जरूर कर लें। आवेदन फॉर्म भरे गए राशन कार्ड के नंबर की भी जांच जरूर कर लें। अगर आपके किसी भी दस्तावेज में छोटी सी भी गलती नजर आती है तो तुरंत उसे सही करवाएं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक हो और आपने KYC भी करा ली हो। एक गलती और योजना से हो जाएंगे वंचित। इन सभी दस्तावेजों में दी गई जानकारी सही होनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पैसा अटक सकता है। ध्यान रखें कि आपका सभी दस्तावेज अपडेटेड रहना चाहिए। छोटी सी गलती भी पड़ सकती है भारी। इस योजना के सभी लाभुकों के आवेदन का सत्यापन अभी भी जारी है। जिन लोगों के आवेदन का सत्यापन हो चुका है उनके खाते में यह राशि पहुंच गई है। जिला प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि सत्यापन के दौरान अगर किसी प्रकार की गलती पाई जाती है तो आपका नाम लाभुक के लिस्ट से हटा दिया जाएगा। मैया सम्मान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए। विधानसभा की 17वीं कार्यवाही के दौरान विधायक सरयू राय ने निकाय चुनाव के लिए सूचना जारी करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार 4 महीने के भीतर चुनाव कराए जाने थे, लेकिन 16 मई की समय सीमा के अंदर चुनाव कराना मुश्किल नजर आता है। मंत्री दीपक बिरुआ ने बताया कि 21 जिलों में OBC सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 3 जिलों में यह कार्य अभी बाकी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह कार्य जल्द पूरा होगा और नगर विकास मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट केवल 3 जिलों में बाकी है और सरकार OBC को आरक्षण देने के लिए संकल्पित है। उन्होंने यह भी कहा कि OBC वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाएगा और चुनाव जल्द आयोजित कराए जाएंगे। वहीं विधायक नवीन जायसवाल ने सवाल किया कि राज्य में मुखिया और जिला पंचायत का चुनाव बिना OBC आरक्षण के कराया गया था, तो क्या इस बार भी चुनाव 16 मई से पहले कराए जा सकते हैं? विधायक सरयू राय ने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ट्रिपल टेस्ट के बिना भी चुनाव कराए जा सकते हैं। तो वहीं मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि भाजपा ने ही OBC के आरक्षण में कमी की थी और फाइनेंस कमीशन से बड़ा धनराशि रोक रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की मंशा सही नहीं है, क्योंकि अगर उनकी मंशा सही होती तो OBC आरक्षण में कमी नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि यदि 16 मई तक ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है तो चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो सरकार उच्च न्यायालय से और समय की मांग करेगी। मालूम हो कि झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व वार्ड पार्षद रोशनी खलखो की दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया कि 16 मई 2025 तक राज्य में निकाय चुनाव कराए जाएं। हालांकि राज्य में OBC आरक्षण के लिए चल रहे ट्रिपल लेयर टेस्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, जिसके कारण चुनाव में देरी हो रही है।
बोकारो के फुसरो नगर परिषद और बेरमो प्रखंड क्षेत्र की हजारों महिला लाभुकों को मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली 3 किस्तों का 7,500 रुपए अब तक उनके खाते में नहीं आए हैं। इस वजह से सोमवार को आक्रोशित महिलाएं सड़क पर उतर आईं और बेरमो थाने के समीप विरोध प्रदर्शन किया। इसके कारण फुसरो जैना मोड़ मुख्य सड़क लगभग 1 घंटे तक जाम रही। महिलाएं बैंक और ब्लॉक कार्यालयों का चक्कर काटते काटते परेशान हो चुकी थीं, लेकिन मैया सम्मान योजना की किस्तें उनके खातों में नहीं पहुंची थीं। इससे उनका सब्र टूट गया और वे सड़क पर आ गईं। शिविर का आयोजन महिलाओं की तरफ से आ रही परेशानी को देखते हुए कौशल विकास केंद्र में शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में सैकड़ों महिलाएं पहुंची थीं, लेकिन उन्हें योजना के लाभ के संबंध में उचित जानकारी नहीं मिल पाई। इससे महिलाएं और भी नाराज हो गईं और उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। बेरमो एसएचओ रोहित कुमार सिंह ने जाम कर रही महिलाओं से संपर्क किया और उनसे सड़क जाम न करने की अपील की। इसके बाद एसएचओ महिलाओं को बेरमो अंचल कार्यालय ले गए और उन्हें समझाने का प्रयास किया। इस दौरान कुछ हंगामा भी हुआ। अंततः एसएचओ ने महिलाओं को बेरमो सीओ संजीत कुमार सिंह से फोन पर बात कराई। सीओ ने आश्वासन दिया कि वह कल यानी मंगलवार को सुबह 11 बजे महिलाओं से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके बाद महिलाएं शांत हो गईं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि 31 मार्च 2025 को सभी बैंक खुले रहेंगे, भले ही यह दिन पब्लिक हॉलिडे हो। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि टैक्स पेयर्स और सरकारी लेन देन से जुड़े लोग अपने सभी वित्तीय काम समय पर निपटा सकें। दरअसल 31 मार्च को सरकार से जुड़े कई अहम भुगतान और रसीदों का निपटारा किया जाता है। इसी वजह से भारत सरकार ने बैंकों को खुले रखने की अपील की थी, जिसे आरबीआई ने स्वीकार कर लिया। इस दिन आप इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी जैसे सभी जरूरी पेमेंट कर सकते हैं। पहले 31 मार्च को रमजान ईद उल फितर की वजह से अधिकतर राज्यों में बैंक हॉलिडे था, सिर्फ आइजॉल और शिमला को छोड़कर। लेकिन अब आरबीआई ने सभी एजेंसी बैंकों को इस दिन खुले रहने का आदेश दिया है। साथ ही बैंक ग्राहकों को इस बारे में जानकारी देने के लिए आधिकारिक नोटिस भी जारी करेंगे। हालांकि 1 अप्रैल 2025 को मेघालय, छत्तीसगढ़, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर अधिकतर राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। इसका कारण वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा एनुअल अकाउंट क्लोजिंग है। 31 मार्च को कौन कौन से बैंकिंग काम होंगे? इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम और एक्साइज ड्यूटी पेमेंट, पेंशन और सरकारी सब्सिडी का भुगतान, सरकारी वेतन और भत्तों का वितरण, जनता से जुड़े सरकारी लेन देन और योजनाओं का निपटारा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक कल यानी 25 मार्च को की जाएगी। कैबिनेट सचिवालय ने पत्र जारी कर बताया है कि बैठक 25 मार्च को प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में शाम 4 बजे से शुरू होगी। कल के होने वाले इस बैठक में सरकार की ओर से विभिन्न प्रस्तावों समेत मैया योजना के बचे हुए 18 लाख लाभुकों के भुगतान से संबंधित बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही कल के बैठक में सरकार उन विषयों पर चर्चा कर सकती है जो हाल ही में विधानसभा में सुर्खियों में रहे हैं। बैठक में आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। पिछली बैठक में भी सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार को बढ़ावा देने को लेकर कई अहम फैसले लिए थे। ऐसे में इस बार भी नई घोषणाएं होने की संभावना है। वहीं मैया योजना को लेकर विधानसभा बजट सत्र के दौरान सरकार ने बताया था कि बाकी बचे लाभुकों की सम्मान राशि को लेकर कैबिनेट में फैसले लिए जाएंगे। ऐसे में कल की बैठक मैया योजना के लाभुकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बताते चलें कि झारखंड की लगभग 18 लाख महिलाएं अभी भी अपने खाते में 7,500 रुपये आने का इंतजार कर रही हैं। सरकार के वादे के मुताबिक होली से पहले कई लाभार्थी महिलाओं के खाते में 7,500 रुपये भेजे गए, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें अभी तक योजना की राशि नहीं मिली है। इस बीच योजना के लाभार्थियों की सूची में बड़ा बदलाव किया गया है।
यह बात सामने आ रही है कि कई लाभार्थी महिलाओं के नाम योजना से हटा दिए गए हैं, जिससे राज्य में हंगामा मचा हुआ है। जमशेदपुर में मानगो नगर निगम ने भूमि मालिकों के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत उन्हें भागीदारी आवास योजना के तहत 2,25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के चौथे घटक के तहत आती है, जिसका उद्देश्य गरीब और वंचित वर्गों को आवास प्रदान करना है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभुक को अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज लेकर जाने होंगे: आधार कार्ड, फोटो, जमीन के कागजात, जमीन की रजिस्ट्री के कागजात। मानगो नगर निगम जमीन के कागजात मानगो अंचल विभाग को भेजेगा, जहां से जमीन की जांच कराई जाएगी। जब यह साफ हो जाएगा कि जमीन लाभुक के ही नाम है और उसके कागजात वैध हैं, तभी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। रकम मिलने के बाद मकान निर्माण की समय सीमा रकम मिलने के 6 महीने में लाभुक को मकान का निर्माण करना होगा। अगर लाभुक ऐसा नहीं करता है तो नगर निगम उसके पीछे पड़कर मकान का जल्द निर्माण कराता है। मकान निर्माण में कोताही बरतने वालों को नोटिस जारी किया जाता है। फिर भी मकान नहीं बनाने वालों से दी गई रकम की वसूली करने की प्रक्रिया शुरू होती है। पिछले साल 42 लोगों को इस योजना के तहत मंजूरी दी गई थी। इनमें से 20 लोगों ने अब तक मकान का निर्माण कर लिया है। बाकी घरों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। मानगो में यह योजना साल 2015 से चल रही है। इस योजना के तहत अब तक 869 लोगों को आवास बनाने के लिए रकम देने को मंजूरी मिली है। इनमें से 840 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। झारखंड सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने पतरातू घाटी, दशम फॉल और नेत्रहाट में 4 ग्लास ब्रिज बनाने की मंजूरी दी है। ये ग्लास ब्रिज न सिर्फ पर्यटकों को रोमांचक अनुभव प्रदान करेंगे, बल्कि झारखंड के पर्यटन उद्योग को भी नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। इन ग्लास ब्रिजों के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने पथ निर्माण विभाग को पूरी जिम्मेदारी सौंपी है। ग्लास ब्रिज निर्माण की प्रक्रिया को गति देने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कंसल्टेंट चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चौड़ाई 3 मीटर, लंबाई 45 मीटर, रेलिंग की ऊंचाई 1.2 मीटर पर्यावरण संरक्षण रहेगा। प्राथमिकता राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इन ग्लास ब्रिजों के निर्माण से वनों और वन्यजीवों को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके लिए कंसल्टेंट को खास अध्ययन करने को कहा गया है। पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। झारखंड सरकार का यह कदम राज्य में पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। खासकर नेत्रहाट, पतरातू और दशम फॉल में पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा होने की उम्मीद है। इन ग्लास ब्रिजों से न सिर्फ रोमांचक अनुभव मिलेगा, बल्कि झारखंड का पर्यटन उद्योग भी नई बुलंदियों तक पहुंचेगा। झारखंड में आज से मौसम साफ हो जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होगी। झारखंड में पिछले 4 दिनों से चल रहे मौसम के मिजाज में बदलाव आएगा। 29 मार्च तक मौसम साफ और शुष्क रहेगा। इस दौरान बारिश नहीं होगी। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी। अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान करीब 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। न्यूनतम तापमान भी 4 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी रांची का तापमान अगले 4 से 5 दिनों में 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। रविवार को राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। करीब सभी जिलों का तापमान रविवार को 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। राजधानी रांची सहित कई जिलों के रविवार को भी मौसम का मिजाज बदला रहा। रुक रुक कर दिन भर बारिश होती रही। राजधानी रांची में करीब 1 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश और बादल के कारण तापमान गिरा रहा। न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। गुमला और हजारीबाग के साथ साथ संताल परगना के कई जिलों में भी बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे अधिक करीब 14 मिलीमीटर बारिश मैथन में हुई। 29 मार्च तक साफ रहेगा मौसम। झारखंड में 24 मार्च से आसमान साफ रहेगा। बारिश की संभावना नहीं है।
कोई चेतावनी भी जारी नहीं की गई है। 29 मार्च तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। अगले 5 दिनों में चढ़ेगा पारा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। झारखंड में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर ओबीसी आरक्षण के साथ ही 48 नगर निकायों में चुनाव कराया जाएगा। विधानसभा में 24 मार्च को सरयू राय के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने यह बात कही है। सरकार के इस रुख से निकाय चुनाव में और विलंब होना तय है। मंत्री का कहना है कि रांची, कोडरमा और देवघर को छोड़कर शेष 21 जिलों में ट्रिपल टेस्ट के तहत डोर टू डोर सर्वे का काम पूरा हो चुका है। प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा के लिए आयोग की टीम क्षेत्रों का भ्रमण कर रही है। जदयू विधायक सरयू राय ने पूछा कि 16 जनवरी 2025 को अवमाननावाद पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से नगर निकाय चुनाव कराने के लिए 4 माह का समय मांगा गया था। यह अवधि बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। ऊपर से पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष का पद भी रिक्त है। क्या निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तय किए बिना भी सरकार समय सीमा के भीतर चुनाव कराना चाहती है? इसके जवाब में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने स्पष्ट कर दिया कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही सरकार निकाय चुनाव कराने के लिए संकल्पित है। वहीं पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए 13 जनवरी 2025 को कल्याण विभाग से अनुरोध किया जा चुका है। इसी दौरान भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने सूचना के तहत पूछा कि क्या 16 मई 2025 से पहले ओबीसी को आरक्षण देते हुए सरकार निकाय चुनाव कराएगा या नहीं, क्योंकि यह अवमाननावाद का मामला है। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि परिस्थितिवश इस राज्य ने बिना ओबीसी आरक्षण के मुखिया का चुनाव देखा है। सभी जानते हैं कि चुनाव नहीं होने पर केंद्र सरकार ग्रांट रोकती है। पंचायत चुनाव के समय ऐसा ही हुआ था। अब नगर निकाय चुनाव नहीं होने पर सरकार ने वित्त आयोग का पैसा रोक रखा है। लिहाजा 16 मई को होने वाली अगली सुनवाई से पहले तक 3 जिलों का ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट आ जाता है तो आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए निश्चित समयावधि में निकाय चुनाव कराया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो कोर्ट से ओबीसी प्रतिनिधित्व का हवाला देते हुए कुछ और समय की मांग की जाएगी। इससे साफ है कि नगर निकाय चुनाव में विलंब होने की पूरी संभावना है। राजधानी में 20,000 कैंडिडेट्स ने दी एफएलएनएटी की परीक्षा। रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत नवसाक्षरों बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक आकलन परीक्षा एफएलएनएटी का आयोजन किया गया। यह परीक्षा संपूर्ण रांची जिले के निर्धारित सभी सरकारी विद्यालयों सह चेतना केंद्रों पर ली गई। बता दें कि इस कार्यक्रम के माध्यम से 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी असाक्षरों को साक्षर बनाया जाता है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के द्वारा इस परीक्षा में रांची जिले में बनाए गए 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर लगभग 20,000 परीक्षार्थी इस आकलन परीक्षा में शामिल हुए। जानकारी के लिए बता दें कि डीसी रांची मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत नव साक्षरों की यह परीक्षा साल में 2 बार यानी मार्च और सितंबर माह में आयोजित की जाती है। यह परीक्षा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान NIOS के द्वारा ली जाती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी असाक्षरों को साक्षर बनाया जाता है, जिन्होंने कभी औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं प्राप्त की हो तथा जिनके पास प्राप्त शिक्षा का कोई प्रमाण पत्र नहीं हो। इस आकलन परीक्षा के अंतर्गत 3 खंडों पढ़ना, लिखना एवं संख्यात्मकता में 33% उत्तीर्णांक प्राप्त करने वालों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के द्वारा साक्षरता का प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस प्रमाण पत्र का उपयोग करके वह सतत शिक्षा का अंग बन सकते हैं। राजधानी में आयोजित इस नवभारत साक्षरता कार्यक्रम में जन जन साक्षर का नारा दिया गया है तथा इसे राष्ट्रीय आंदोलन का रूप देने के लिए अनेक स्तर पर सफल क्रियान्वयन एवं प्रशासनिक नियंत्रण की व्यवस्था की गई है, जिसके आलोक में राज्य स्तर, जिला स्तर, प्रखंड स्तर, संकुल स्तर तथा विद्यालय स्तर की समितियां सक्रिय रहीं।
इस आंकलन परीक्षा में जिला शिक्षा अधीक्षक सह सदस्य सचिव जिला नवभारत साक्षरता समिति रांची बादल राज एवं विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, बीआरपी, सीआरपी एवं शिक्षकों द्वारा विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर जाकर परीक्षा का अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन किया गया। नीलम आइलैंड टोप्पो क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल रांची के द्वारा भी जिले के कई परीक्षा केंद्रों में जाकर परीक्षा की निगरानी की गई। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जेकेएलएम विधायक जयराम कुमार महतो भड़क गए, फिर मंत्री से उनकी बहस भी हुई। दरअसल यह पूरा वाकया तब हुआ जब भोजनावकाश के बाद नगर विकास, पर्यटन एवं कला संस्कृति विभाग के बजट पर चर्चा हो रही थी। इस पर विधायक जयराम महतो बोलने के लिए खड़े हुए थे। सदन में बोलते हुए विधायक जयराम महतो ने सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक गीत गाना शुरू कर दिया। इस गीत से सदन का माहौल गर्मा गया। जैसे ही विधायक जयराम कुमार महतो ने सदन में मधुर मंसूरी का गीत गाकर सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की, इस पर प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार ने उन्हें रोका और नए विधायक को सदन की मर्यादा की याद दिलाने लगे। इस पर जेकेएलएम विधायक भड़क गए और मंत्री पर सदन का समय बर्बाद करने का आरोप लगाने लगे। इस दौरान विधायक काफी भड़के हुए नजर आए। हालांकि स्पीकर रबींद्रनाथ महतो के हस्तक्षेप के बाद नाराज सदस्य शांत हुए, लेकिन जयराम कुमार महतो का यह गीत सुर्खियां बटोरने में जरूर सफल रहा। मामला शांत होने के बाद उन्होंने नगर विकास, पर्यटन और कला संस्कृति विभाग के बजट पर अपना भाषण पूरा किया। सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान एक बार फिर भाजपा विधायक सीपी सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी आमने सामने नजर आए। सदन में चर्चा के दौरान जैसे ही भाजपा विधायक ने सरकार को बबुआ कहा, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भड़क गए। उन्होंने सदन में खड़े होकर विधायक सीपी सिंह को ललकारते हुए कहा कि बहुत घमंड हो गया है, इन्हें घमंड उतार भी देंगे। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में यहां तक भी कह दिया कि कोई लहजा बदल दे तो हम उसे रास्ता भी बदल देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री की इस टिप्पणी से नाराज होकर सीपी सिंह ने स्पीकर से कहा कि हम नहीं बोले, सदन में बैठ जाएं। इतना टोका टोकी अच्छा नहीं है, सदन का समय जाया होता है। इतना ही नहीं, सीपी सिंह सदन में मुख्यमंत्री पर भी कटाक्ष करते नजर आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मूंछ ऐंठ रहे हैं, ऐंठना भी चाहिए। केंद्र से एमडीएम के लिए जारी हुई नई एडवाइजरी, हेमंत सरकार तक पहुंचा पत्र। दी गई अहम सलाह, केंद्र ने पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों के मध्याह्न भोजन बनाने में खाद्य तेल के उपयोग में 10% की कमी लाने का सुझाव झारखंड सहित अन्य राज्य सरकारों को दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है। बच्चों में मोटापा तथा ओवरवेट की बढ़ समस्या को देखते हुए यह सलाह दी गई है। एडवाइजरी में खाद्य तेल के अत्यधिक सेवन के प्रतिकूल प्रभावों और मोटापे से इसके संबंध के बारे में छात्रों को शिक्षित करने की तत्काल आवश्यकता बताई गई है। केंद्र ने अपनी एडवाइजरी में न केवल मध्याह्न भोजन बल्कि घरों में बनने वाले खाना में भी तेल के इस्तेमाल में 10% की कमी लाने के लिए शिक्षकों, अभिभावकों, स्कूली छात्रों और समुदाय के सदस्यों में नए नए तरीकों से जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता बताई है। मध्याह्न भोजन की बात करें तो स्कूलों में सभी रसोइयां सह सहायकों को खाना पकाने के तेल के इस्तेमाल को 10% तक कम करने के लिए प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कम तेल वाले आहार और स्वस्थ व्यंजनों पर सत्र आयोजित करने के लिए पोषण विशेषज्ञों को आमंत्रित करने की बात कही गई है। मध्याह्न भोजन बनाने में तेल की खपत के प्रति सचेत रहने और डीप फ्राइंग के बजाय ग्रिलिंग, स्टीमिंग या बेकिंग जैसे स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाने के तरीके अपनाने पर जोर दिया गया है। बताते चलें कि बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन पोषण की दृष्टि से संतुलित बनाने को लेकर पूर्व से ही स्पष्ट गाइडलाइन जारी है। इसमें फोर्टिफाइड चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें और हरी पत्तेदार सब्जियां सम्मिलित हैं। वसा से आवश्यक कैलोरी सेवन बनाए रखने के लिए प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए 5 ग्राम
और उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए 7.5 ग्राम की मापी गई मात्रा में डबल फोर्टिफाइड नमक और फोर्टिफाइड खाद्य तेल, विटामिन ए और डी से समृद्ध का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्कूलों के किचन गार्डन में उगाई गई सब्जियों का सीधे उपयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री जता चुके हैं चिंता। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परीक्षा पे चर्चा और मन की बात में भारत में स्कूली छात्रों में बढ़ते बचपन के मोटापे के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी। साहिबगंज जिले के मंडरो प्रखंड की बसहा पंचायत अंतर्गत नगर भिट्ठा पहाड़ पर 10 दिनों में 5 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। इसके पीछे अज्ञात बीमारी को कारण बताया जा रहा है। इससे पूरे गांव में दहशत है। रविवार को भी सोमरा पहाड़ियां की 2 वर्षीय बच्ची सजनी पहाड़िन की मौत हो गई। इसके बाद पहाड़ी रीति रिवाजों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार गांव के मशानी घाट पर किया गया। इन बच्चों की मौत के बाद धर्मा पहाड़ियां, छोटा मैसा पहाड़ियां, सामू पहाड़ियां, चांदू पहाड़ियां और कैलू पहाड़ियां जैसे कई परिवार के सदस्य मातम में डूबे हुए हैं। पहले आंख पीली पड़ती है, फिर होता है तेज बुखार। ग्राम प्रधान मैसा पहाड़ियां ने बताया कि ऐसी बीमारी गांव में पहले कभी नहीं देखी गई थी। ग्रामीणों के अनुसार पीड़ित बच्चों की सबसे पहले आंखें पीली पड़ने लगती हैं, फिर उन्हें सर्दी, खांसी, तेज बुखार और सिर दर्द की शिकायत होती है। इनमें से कुछ बच्चों की हालत इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल टीम को भेजा गांव। इधर बीमारी की सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल मेडिकल टीम को गांव भेजा है। डॉक्टरों ने ग्रामीणों की स्वास्थ्य की जांच शुरू की। मेडिकल टीम ने गांव के सभी लोगों का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया, जिसे जांच के लिए धनबाद भेजा जाएगा।